ये लो, ये मेरे ओवर टाइम के पैसे हैं। अपने लिए साड़ी ले लेना और गोलू के लिए कुछ कपड़े ले लेना और गोलू को कहीं घुमा भी लाना। मैं सोच रही हूँ आपके लिए भी एक दो जोड़ी शर्ट ले आऊंगी। आपकी शर्ट बिल्कुल खराब हो रही है। नहीं नहीं, शर्ट रहने देना अभी। अगर शर्ट लाओगी ना तो सारे पैसे शर्ट में ही खर्च हो जाएंगे। आप तो अपने लिए खर्च ही नहीं करते हैं। आपके तो जूते भी फटे हुए हैं। सबके बारे में सोचते हैं आप। कभी कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए। आपको घर में सबकी पड़ी है पर अपने बारे में ही नहीं सोचते हो। अरे इस घर में दूसरा कौन है? सब हमारे ही तो हैं। अब घर के सब लोगों के बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? ये सब मैं नहीं जानती, पर मैं आपके लिए शर्ट भी लाऊंगी और जूते भी लाऊंगी। नहीं, तुम अपने लिए साड़ी लाना और गोलू के लिए कपड़े लाना, बस और कुछ नहीं। अगले महीने जब ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे ना, तब मैं अपने लिए जूते और शर्ट ले आऊंगा। भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। हाँ हाँ बोल कार्तिक, कितने पैसों की जरूरत है? ये कोई 5,000 रुपये भैया। 5,000 रुपये? 5,000 रुपये का क्या करेगा तू? वो भैया आपको तो पता है कॉलेज का लास्ट साल है ये, तो फेयरवेल पार्टी देनी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अर्चना, ये पैसे भी तुम कार्तिक को दे दो। अभी इन पैसों की जरूरत हमसे ज्यादा कार्तिक को है, नहीं तो उसकी कॉलेज में बेइज्जती हो जाएगी। ये लीजिए कार्तिक भैया, ये पैसे आप ही रख लीजिए। थैंक यू सो मच भाभी। अरे क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो गई? ये मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा? अरे तुम परेशान मत हो, अब आगे से नहीं हुआ करेगा। वैसे भी कार्तिक का ही आखिरी साल है कॉलेज में, उसके बाद कार्तिक की नौकरी लगी जाएगी ना, फिर मैं तो सारी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर डाल दूंगा और फिर मैं आराम करूंगा। क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि आप आराम कर पाओगे? हाँ हाँ आराम करूंगा। तुम्हें कोई शक है? नहीं, शक तो नहीं है, पर हमारे पास तो भविष्य के लिए एक पैसा भी नहीं है। अरे कार्तिक और रचना दोनों पढ़ जाएंगे, गोलू भी पढ़ जाएगा, तो ये हमारा भविष्य ही तो है। इन्हीं से तो हमारा भविष्य बनेगा आगे। और कार्तिक अभी कमाने लगेगा, उसके बाद मुझे कमाने की क्या जरूरत है फिर भी कुछ जमा पूंजी तो हमारे पास होनी चाहिए थी। अब मुश्किल वक्त में हमारी जमा पूंजी तो हमारे काम आती है। तुम खामखा परेशान हो रही हो, सब ठीक चल रहा है। पर पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लगा रहता है मुझे कि कहीं तुम्हारा विश्वास टूट ना जाए। अरे अर्चना बहू, आज कुछ खाना पीना बनेगा या नहीं? जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। अरे बहू, आज तो थोड़े से पकौड़े बना लेना। जी ठीक है माँ जी। वो मैं ये कह रही थी बेटा, मेरी ना साड़ी खराब हो रही है, मुझे अपने लिए कुछ साड़ी खरीद के लानी है। अरे माँ परेशान मत हो, अगले महीने ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे ना, तो आपके लिए साड़ी खरीद के लाऊंगा सबसे पहले। तो सच कह रहा है बेटा? हाँ हाँ माँ, एकदम सच। चल तो फिर इसी बात पे पकौड़े खाएंगे बाहर। आप चलिए माँ, मैं भी आ रहा हूँ। घर में सबको हाँ तो कर देता हूँ, और सबकी ख्वाहिशें पूरी कैसे करूँगा? भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए रचना? भैया कुछ ज्यादा नहीं, 1,000 रुपए चाहिए। अगर कल दे दूँ तो चलेगा? भैया याद से दे देना कल, मुझे एक बुक खरीद के लानी है अपने लिए। अरे पगली, दे दूंगा। तुझे कोई शक है क्या अपने भाई पे? तुम लोगों की पढ़ाई के लिए तो मैं जी रहा हूँ कि तुम लोग अपना अच्छे से पढ़ जाओ और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, और फिर मैं गंगा जी नहा जाऊँ। मेरे अच्छे भैया। अरे मेरे लाडे सर। गोलू बेटा, क्या चाहिए? पापा, स्कूल से सब बच्चे पिकनिक जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, उसके लिए 500 रुपए चाहिए। गोलू बेटा, पापा घुमा लाएंगे ना तेरे को पार्क में। तेरे को पिकनिक जाके क्या करना है? तेरे को पिकनिक अगले साल भेज देंगे, ठीक है? आप हमेशा ऐसे ही करते हो पापा, आप मुझे कभी पिकनिक नहीं भेजते हो, मैं आपसे कटती हूँ। कहीं अपने बहन भाइयों की देखरेख के चक्कर में आप अपने बेटे को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? अपने बहन भाइयों को तो लोन लेके, उधार लेके हर तरीके से पैसे दे देते हो, पर जहाँ तुम्हारे बेटे की बात आती है उसे हमेशा मना कर देते हो। आपको पता है, आपने सोचा है कभी कल को गोलू बड़ा होगा और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें? अरे अर्चना, तुम क्यों चिंता करती हो? कार्तिक की नौकरी लग जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ दिन का और सब्र कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर मुझे तो कुछ भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भगवान करे जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हो। पता नहीं क्यों मन में एक अजीब सा डर लगा रहता है। भगवान करे ये सब मेरा वहम ही हो। हाँ भाभी। क्या बात है देवर जी, आज तो बहुत चहक रहे हो। भाभी बात ही कुछ ऐसी है, आपको पता है मुझे नौकरी मिल गई। अरे वाह देवर जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज आपके भैया का सपना पूरा हो गया। आपको पता है भाभी, तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। अब आप देखना भाभी, पैसे की कोई किल्लत नहीं होगी हमारे घर में। मुझे तो पहले से ही विश्वास था मेरा कार्तिक एक दिन बहुत तरक्की करेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ, मुझे तो देवर जी की काबिलियत पे कभी भी शक नहीं था। मैं जरा मंदिर होकर भगवान जी को प्रसाद चढ़ा आती हूँ। चलो तो फिर इस खुशी के मौके पे मैं भी आप सबके लिए कुछ मीठा बना देती हूँ। कार्तिक भैया, जब आपको तनख्वाह मिलेगी ना तो मुझे एक स्कूटी खरीदवा देना। आपको पता है मेरी सारे दोस्तों के पास स्कूटी है, बस मेरे पास नहीं है। हाँ हाँ रचना, खरीदवा दूंगा। भाभी ये देखो मेरे साथ कौन आया है। अरे देवर जी आप, और ये कौन है आपके साथ? मैंने ना पहचाना नहीं। भाभी ये सुरभि है, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। भाभी मैं और सुरभि एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह देवर जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। भाभी आप भैया से बात करो ना हमारी शादी के बारे में। हाँ हाँ देवर जी, क्यों नहीं, जरूर बात करूंगी। और मेरी बात करने की भी क्या जरूरत है, आप खुद बात करना ना अपने भैया से, वो मना थोड़ी करेंगे। आप इन्हें बाहर ड्राइंग रूम में बिठाओ,
मैं चाय पानी लेके आती हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ, देवर जी अब अपनी जिंदगी में सेटल हो जाएंगे। अब गोलू के पापा के सिर से भी जिम्मेदारियों का बोझ हट जाएगा। अब तो मैं जिठानी बन जाऊंगी, खूब ऑर्डर चलाया करूंगी देवरानी जी पे। मैंने घर का बहुत काम कर लिया, अब सारी जिम्मेदारी मैं देवरानी जी के सिर पे डाल दूंगी। हाय, आज कितना खुशी का दिन है। कार्तिक बेटा, तू सुबह सुबह बहू कहाँ है? सुरभि के सिर में बहुत दर्द हो रहा है माँ। आपको मैंने रात ही बोला था ना कि सुरभि को बेड टी पीने की आदत है, और आपने अभी तक भिजवाई नहीं। सुबह उठते ही मेरे ऊपर चिल्ला रही है, बेड टी ढूंढ रही है अपनी। इसका मतलब अर्चना ने अभी तेरे कमरे में चाय नहीं भिजवाई? तू अपने कमरे में जा कार्तिक, मैं भी अर्चना से पूछती हूँ। इसका भी किसी काम पे ध्यान नहीं रहता है, हमेशा भूल जाती है। और माँ, भाभी को जरा समझा देना कि सुरभि के कमरे में रोज बेड टी दे जाया करे, उसे बेड टी पीने की आदत है। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर कार्तिक, आज इस बड़ी बहू को अच्छे से समझा दूंगी मैं। अर्चना बहू, अर्चना बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? ये क्या बहू, तूने अभी तक छोटी बहू के कमरे में चाय नहीं भिजवाई? तेरे को रात ही समझाया था ना मैंने, फिर भी भूल कैसे गई तू? आपको तो पता है ना माँ, गोलू सुबह सुबह उठने में कितनी दिक्कत करता है। अभी उसे स्कूल भेजा है, उसी में भूल गई मैं। तो जा बना के दे क्या। और हाँ, आगे से ध्यान रखना बड़ी बहू, आइंदा से छोटी बहू को शिकायत का मौका मत देना। और हाँ, छोटी बहू से ये भी पूछ लेना कि नाश्ते में क्या खाना है, उसे वही बना के दे देना। छोटी बहू की देखभाल की जिम्मेदारी अब तेरी है। जी माँ, बिल्कुल चिंता मत करो। वैसे भी सुरभि मेरी छोटी बहन की तरह ही तो है, मैं उसकी पूरी देख रेख करूंगी। अरे ले आए आप सब्जियाँ, लाइए मुझे दे दीजिए। आप अपने रूम में जाके नहा धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। हाँ ठीक है। अब मैं भी चलती हूँ, जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। बेचारी सुरभि थोड़े दिन मेरे हाथ का खा ले, बाद में तो उसी को संभालनी है किचन। जब से कार्तिक की नौकरी लगी है तब से मुझे माँ का व्यवहार और कार्तिक का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा है। बड़ी गहरी सोच में लग रहे हैं। अरे ले आई तुम चाय? हाँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। तुम भी चाय पी लो ना मेरे साथ बैठ के। तुम कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं, मुझे अभी छोटी बहू के लिए नाश्ता बनाना है। वो सबसे अलग नाश्ता खाती है ना, वो डाइट पे है, इसलिए भी बहुत काम है मुझे। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, और फिर नाश्ता बनाने के बाद आपका लंच भी तैयार करना है। मैं ही सोच रहा था फैक्ट्री से कुछ दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। पर क्यों, आपकी तबीयत तो ठीक है? छुट्टी लेने के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, शरीर में थोड़ी सी थकान थकान सी रहती है, तबीयत ठीक नहीं रहती है। और प्राइवेट नौकरी में तो पता ही है ना, बिल्कुल आराम नहीं मिलता है। मैं सोच रहा हूँ अब कार्तिक कमाने ही लगा है, अगर मैं आराम भी कर लूँ तो पैसे की तो कोई तंगी होगी नहीं, इसलिए थोड़े दिन रेस्ट करने की सोच रहा था। हाँ हाँ, आपकी जैसी मर्जी। लगता भैया भाभी में कोई खास बात चल रही है, मैंने कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अरे नहीं नहीं कार्तिक, आ अंदर आ। अब तुम्हारे भैया घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पे डालना चाहते हैं और खुद आराम करना चाहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाभी। अब तुम्हारे भैया नौकरी कर करके थक गए हैं, वो सोच रहे हैं कुछ दिन आराम कर लेते हैं घर पे, क्योंकि अब तो तुम भी कमाने लगे हो, तो घर की जिम्मेदारी तो आप उठा ही लोगे। क्या फैक्ट्री में कोई परेशानी आ रही है भैया जो आराम करने की सोच रहे हो? मेरा मतलब है आपकी तबीयत तो ठीक है ना भैया? हाँ, थोड़ी तबीयत ही ढीली रहती है कार्तिक, इसीलिए थोड़े दिन रेस्ट करना चाहता हूँ मैं। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। भाभी मेरा लंच तैयार हो गया। आप बैठो, मैं देवर जी का लंच दे के आती हूँ। पर मुझे लगता है अब तो कार्तिक की शादी को काफी समय हो गया है, अब तो छोटी बहू को किचन का काम संभाल लेना चाहिए। अरे भाई, अब तुम्हें भी तो थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए। हाँ हाँ, काम संभाल ही लेगी। आखिरकार मेरी इतने सालों की मेहनत आज रंग लाई है, अब मैं भी आराम कर सकता हूँ। मैं तो जी भर के सोया करूंगा घर में। घर में खाने वाले इतने हो गए और कमाने वाले हम ही रह गए, और उसके बाद भी मेरा ही ध्यान नहीं रखा जाता है। भाभी को पता है ना कि मुझे अभी ऑफिस निकलना है, और फिर भी मेरा नाश्ता नहीं आया अभी। भाभी बस नाश्ता लाने वाली होंगी, तुम थोड़ा सब्र तो करो। क्या बातें हो रही है मेरे देवर और देवरानी में। आइए आइए भाभी। लो देवरानी जी, आपका नाश्ता। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी आपका, आप काफी जल्दी नहीं ले आई मेरा नाश्ता। देखो भाभी, मुझे हर चीज टाइम पे चाहिए होती है, और आपको तो पता ही है ना मुझे ऑफिस भी जाना होता है। अरे आज थोड़ा गोलू परेशान कर रहा था सुबह सुबह, इसीलिए थोड़ा लेट हो गई नाश्ता बनाने में। माफ कर दो देवरानी जी, गुस्सा मत करो अब। कोई बात नहीं है भाभी, आप ऐसे माफी क्यों मांग रही हैं? सुरभि, भाभी के हाथ से नाश्ता ले लो ना। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। तुम्हारा तो अब भी मुंह बना हुआ है। अरे अब तो नाश्ता आ गया ना, अब तो गुस्सा थूक दो। नाश्ता लाके तुम्हारी भाभी ने कोई एहसान नहीं कर दिया है मुझ पे। कितनी देर से मैं नाश्ते का इंतजार कर रही थी। अच्छा कार्तिक, एक बात और, हमारे कमरे का ना एसी काम नहीं कर रहा है, तो तुम एक काम करो, भैया भाभी के कमरे में जो एसी है ना, उसे इस कमरे में लगवा दो। पर उनके कमरे का एसी मैं कैसे उतरवा सकता हूँ? क्या उन्हें गर्मी नहीं लगेगी? उन्हें गर्मी लगती है तो लगती रहे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। और तुम ये मत भूलो, इस घर में मैं और तुम कमाते हैं, और जिन जो कमाते हैं उन्हीं की चलती है घर में, इसलिए जैसा बोल रही हूँ ना ऐसा करो। तुम्हारा भाई तो वैसे भी नौकरी छोड़ के बैठ गया, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है घर में बैठ के। वो लोग तो पंखे में भी सो सकते हैं ना, मैं नए एसी पे पैसे क्यों खर्च करूं अपने। और वैसे तुमने किससे पूछ के मेरा दहेज का एसी अपने भैया भाभी के कमरे में लगवा दिया? भैया भाभी हमेशा से ही पंखे में सोते थे, इसलिए इस बार तुम्हारे दहेज का एसी मैंने उनके कमरे में लगवा दिया था। इसीलिए कह रही हूँ, उस एसी को उतरवा के अब हमारे कमरे में लगवा दो। और तुम्हारे भैया भाभी को एसी में सोने का भी इतना ही शौक है ना, तो खुद खरीद लेंगे और खुद लगवा लेंगे अपने कमरे में।
चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। माँ जी, आपको देवर जी का कोई फोन तो नहीं आया? बहुत देर हो गई, आज ये दोनों ऑफिस से नहीं आए अभी तक। अरे बहू आ जाएंगे, अभी दोनों की नई नई शादी हुई है, हो सकता है कहीं घूमने फिरने चले गए हो। वैसे भी तुम मेरे छोटे बेटे पे बड़ी नजर रखती है कि वो कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरा पति तुझे कभी घुमाने नहीं ले गया, तो तुझे बुरा लगता होगा कि कार्तिक तो अपनी बीवी को घुमाने ले जाता है। क्यों, सही कह रही हूँ? ये आप क्या कह रही है माँ जी? भला मुझे क्यों बुरा लगने लगा अगर वो दोनों घूमने जाएंगे तो? मैं तो इसलिए कह रही हूँ माँ जी कि मैंने उनकी पसंद का खाना बनाया है सारा। अगर टाइम पे आ जाते तो गरम गरम खाना खा लेते, नहीं तो सारा खाना ठंडा हो जाएगा। क्यों, अगर वो लेट भी आएंगे तो तू उनका खाना तब गरम नहीं कर सकती? वो माँ जी सुबह से काम कर करके मैं थक गई थी, इसलिए मैं सोच रही थी कमरे में जाके थोड़ा रेस्ट कर लूँ। और आपको तो पता है गोलू मेरे बिना सोता भी नहीं है, सुबह उसे स्कूल भी जाना है। काफी समय हो रहा है माँ जी, रात के 11 बज रहे हैं। रात के 11 बज रहे हो या 12, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब आएंगे तब तुझे उन्हें गर्म खाना देना ही होगा। और तू ये मत भूल बहू, कार्तिक और उसकी पत्नी की वजह से आज हमारे घर के हालात सुधरे हैं, नहीं तो एक एक पैसे की कितनी किल्लत रहती थी। ये बात तू कैसे भूल सकती है? अब छोटी बहू खाली थकी आएगी तो इतनी रात को आके खुद खाना गर्म करके खाएगी। और हाँ, अभी सोने की जरूरत नहीं है तुझे। जब छोटी बहू आएगी ना तो पहले उसे खाना गर्म करके देना, उसके बाद सोने जाना। और अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे भी कोई डिस्टर्ब नहीं करना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कार्तिक और सुरभि को खुश देख नहीं पा रही है ये। अरे लगता है आपने अभी तक खांसी की दवाई नहीं ली। पता नहीं क्यों तबीयत बिगड़ती जा रही है दिन पे दिन। आप भी ना बहुत परेशान हो जाते हो, खांसी तो है, ठीक हो जाएगी। और अब घर की टेंशन आप छोड़ दो, अब तो कार्तिक भैया अच्छा कमाने लगे हैं, वो घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। आप क्यों टेंशन लेते हैं इतनी? हाँ बहू सही तो कह रही है, अब तो मेरा कार्तिक अच्छा खासा कमाने लगा है। तूने देखा नहीं हमारे दिन कैसे फिर गए कार्तिक की नौकरी लगने से? देख लो, माँ जी भी यही चाहती हैं कि आप आराम करो। अरे आराम तो कर ही रहा हूँ, उसके बाद भी पता नहीं क्यों थकान खत्म नहीं हो रही है शरीर की। अच्छा बहू, मैं ये कहने आई थी, वो सुरभि के कपड़े प्रेस करवा के रखवा दिए थे तूने? वो माँ जी आज सुबह से इनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसी गहमा-गहमी में मैं कपड़े प्रेस कराना भूल गई। तो ऐसे भूल कैसे सकती है बहू? अगर सुरभि बहू को पता चला ना कि अभी तक उसके कपड़े प्रेस नहीं हुए तो कितना गुस्सा करेगी वो। नहीं माँ जी, सुरभि को नहीं पता चलेगा, मैं अभी जाके फटाफट उसके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। तो जल्दी जाके प्रेस कर दे उसके कपड़े। मैं अभी आती हूँ, आप रेस्ट करो तब तक। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, दिन पे दिन मेरी तबीयत गिरती जा रही है। मैंने बेचारी अर्चना के लिए और इतना काम बढ़ा दिया, घर के साथ साथ उसे अब मेरी भी देखभाल करनी पड़ती है। अरे आप ऐसे बैठ के क्या सोच रहे हैं? आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो प्रेस करते करते थोड़ी देर होगी मुझे आज। तुम भी थोड़ा आराम किया करो, सारे दिन अगर इतना काम करोगी तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी। काम करने से कोई बीमार थोड़ी पड़ता है। चलो आ जाओ, तुम भी अब रेस्ट कर लो थोड़ा। हाँ अब रेस्ट कर लेती हूँ, मेरे कमर में भी दर्द सा हो रहा है। मैंने लेटने को कहा है, ना कि बैठने को। वो सुरभि और देवर जी अभी आए हैं ना, मैं उन्हें खाना और दे आऊँ पहले, फिर सोऊंगी आके। अरे कार्तिक को खाना सुरभि दे देगी ना, तुम्हारा काम थोड़ी है अब रोज रोज उन्हें खाना देना। तुम यहाँ पे आराम करो, तुम्हें भी तो आराम जरूरी है ना। भाभी भाभी, ये सुरभि इतने गुस्से में क्यों लग रही है? क्या हुआ सुरभि, बहुत गुस्से में लग रही हो? ऐसे बातों को छुपाओ मत भाभी, आप तो ऐसे बहानेबाजी कर रही हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। पर बात क्या है, मुझे सचमुच नहीं पता कि तुम इतना गुस्से में क्यों हो। तो फिर चलो मैं ही बता देती हूँ। भाभी, मेरे कपड़ों पे प्रेस किसने की है? तुम्हारे कपड़ों पे प्रेस तो मैंने की है अभी। तुमने मेरी इतनी महंगी साड़ी जला दी। तुम्हें पता है कितने रुपए की थी वो साड़ी? पर मैंने तो तुम्हारी किसी भी साड़ी पे प्रेस नहीं की, मैंने तुम्हारे जीन्स और टॉप जो थे उन पे प्रेस किए। भाभी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। पर मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? छोटी भाभी की वो साड़ी तो मुझसे जल गई थी गलती से, मैं भाभी के कवर्ड से चुपचाप से निकाल के ले गई थी ना उस साड़ी को, फिर आके धोके मैंने प्रेस करने की कोशिश की तो वो मेरे से जल गई थी। पर अभी ये बात नहीं बताऊंगी मैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है बताने की। पर बहू, कपड़े तो तूने ही सारे प्रेस किए अभी सुरभि के, और मैंने तुझे अभी खुद देखा उसकी साड़ी पे प्रेस करते हुए, तो तू झूठ क्यों बोल रही है? माँ जी, जब मैंने साड़ी पे प्रेस ही नहीं करी तो आपने मुझे कब देख लिया साड़ी पे प्रेस करते हुए? अब बोलो भाभी क्या कहती हो? अब तो माँ जी भी बोल रही है। छोटी बहू, चल मान लेते हैं तेरी भाभी से गलती से तेरी साड़ी जल गई, पर इसमें इतना शोर मचाने की और इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? नाराज इसलिए हो रही हूँ भैया, जितना आप पूरा एक महीने में नहीं कमाते थे ना, उससे भी ज्यादा की एक साड़ी थी मेरी वो। अब तू भी किससे बहस कर रही है छोटी बहू? अब प्रदीप ने कभी अपनी बीवी को इतनी महंगी साड़ियाँ लाके दी हो तब तो उसे पता भी हो ना कि महंगी साड़ियाँ कैसी होती हैं और कितना बुरा लगता है जब वो खराब होती है। तो ये क्या बोल रही माँ जी आप? वो माँ जी के मुंह से ऐसे निकल गया, आप इस बात को बिल्कुल दिल पे मत लेना, आप अंदर जाइए। पर माँ ने गलत क्या कहा? बिल्कुल सही तो कहा माँ ने। मैं तो तेरे लिए सचमुच कभी साड़ी नहीं लेके आया इतनी महंगी, तो मुझे क्या पता होगा। सुनिए तो सही, आप बुरा मत मानिए। भैया, अब तुम्हारी पत्नी ने जो मेरी इतनी महंगी साड़ी जलाई है उसका क्या? उसके पैसे कौन भरेगा? सुरभि चुप हो जा, मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती से जल गई तेरी साड़ी। ये माफी मांगने से बात नहीं बनेगी भाभी, मुझे अपनी साड़ी की सारी कीमत चाहिए।
तू चिंता मत कर छोटी बहू, तेरी साड़ी की सारी कीमत अदा करूंगा मैं। ये आप क्या कह रहे हो? आप कहाँ से लोगे इतने सारे पैसे? आपके पास तो पैसे भी नहीं है, क्योंकि नौकरी भी नहीं कर रहे हो अब तो आप। तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो छोटी बहू, तू बस कुछ समय दे दे मुझे, मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। समय तो दे रही हूँ मैं आपको, पर मेरे पैसे जल्दी से जल्दी दे देना। वैसे भी तुम तीनों को रोटियां खिला के हम तुम पे एहसान ही तो कर रहे हैं। सुनिए जी, आप इस बात को इतना दिल पे मत लीजिए। दिल पे ना लूं? कैसे दिल पे ना लूं? छोटी बहू की बात को तो एक बार को मैं आई गई भी कर देता, पर मेरी खुद की माँ ने इतने कड़वे शब्द कहे। मैंने इस घर के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, क्या ये सब कुछ भूल गए? जब मैं कमाता था तो सब मेरे आगे पीछे घूमते थे, और आज कार्तिक कमा रहा है तो सब उसके साथ हो रही है। क्या सब कुछ पैसा ही है? मेरी अपनी कोई इज्जत नहीं है, मेरा अपना कोई मोल नहीं है। ये दुनिया इतनी मतलबी क्यों है अर्चना? पर जो भी हो, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। इस घर में नहीं रह सकते? तो फिर हम कहाँ जाएंगे? चाहे कहीं भी चले जाएंगे, सड़क पे रह लेंगे, पर इस घर में नहीं रहेंगे। पर उससे पहले मुझे छोटी बहू के सारे पैसे लौटाने होंगे। पर आप मेरा यकीन कीजिए, साड़ी मैंने नहीं जलाई। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है अर्चना, मैं जानता हूँ कि साड़ी तुमने नहीं जलाई। तुम्हें पता है, जहाँ दिलों में प्यार नहीं होता ना, वहाँ छोटी छोटी चीज़ों का भी मुद्दा बना देता है इंसान। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज छोटी बहू ने तुम्हारे साथ किया। अगर उसके दिल में हमारे लिए इज्जत या प्यार होता ना, तो ये हरकत कभी नहीं करती। भले ही साड़ी क्या, उसका कितना भी नुकसान हो जाता हमारे हाथों। उसके व्यवहार से और घर वालों के व्यवहार से मुझे यही लगता है कि अब हमें इस घर में नहीं रहना चाहिए। तुम मेरा साथ दोगी ना? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो फिर मैं अभी आता हूँ। ये कहाँ गए हैं इस समय? अर्चना, ये लो। ये इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाए हैं? मैंने फैक्ट्री की नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी, इसलिए मेरा सारा हिसाब दे दिया उन्होंने। ये पैसे ले जाओ और छोटी बहू को दे दो, और इनमें से जो थोड़े से पैसे बचेंगे ना, वो हम जब इस घर को छोड़ के जाएंगे तब काम आएंगे। जाओ और इन पैसों को छोटी बहू के मुंह पे मार के आओ। ये क्या हुआ जी आपको? ये सदमा प्रदीप सहन नहीं कर पाया और वो लकवे का शिकार हो गया। और बेचारी अर्चना, उस पे तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे तैसे दूसरों के रहमो करम पे उसने 1 महीने तो प्रदीप को संभाला, और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ। लो जी, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ, लो दूध पी लो। माफ करना भाभी, और आप ये दूध का गिलास किससे पूछ के लाई हैं? वैसे भी भाभी, अपने इस अपाहिज पति को तुम दूध पिला लो या घी पिला लो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है भाभी। और मैं बहुत मेहनत से कमाती हूँ भाभी, यूँ अपाहिजों पे लुटाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। लाइए दूध का गिलास मुझे दीजिए। इतनी निर्दयी मत बनो सुरभि, ये तो और कुछ खाते भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत दूध ही पीते हैं। उसके बदले में मैं इस घर के सारे काम भी तो करती हूँ, मुझ पे थोड़ा तो रहम करो। तुमने तो मेरे बच्चे को भी स्कूल से निकलवा दिया, वो भी स्कूल नहीं जाता है अब। मैं तो वैसे ही किस्मत की मारी हूँ। कम से कम मेरे पति से और मेरे बच्चे से ये दूध पीने का हक तो मत छीनो। दूध तो उन्हें पीने दो, अगर वो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो वो जिंदा कैसे रहेंगे फिर? हाँ तो मरने दीजिए ना भाभी, ऐसे इंसान को जिंदा रख के भी क्या फायदा है? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने खड़े होके मेरे पति के लिए अपशब्द बोल रही है। और सुन, ये दूध कोई फ्री में नहीं ले रही हूँ मैं अपने पति के लिए, पूरे दिन में इस घर में जानवरों की तरह काम करती हूँ, समझी तू? मैंने आज तक तुझको कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मुंह में जवान नहीं है या मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि तू क्या करने की कोशिश कर रही है। मेरे पति मेरा अभिमान है, मेरे सब कुछ है। मैं इस घर में रह रही हूँ और तेरी बदतमीजियाँ सह रही हूँ, सिर्फ अपने पति और बच्चे के लिए, समझी तू? आपकी इतनी हिम्मत भाभी, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? मेरा बस चलता ना तो मैं तेरा मुंह चप्पलों से लाल कर देती। तू हाथ उठाने की बात कर रही है, पर तुझे तो इज्जत रास नहीं आई ना। और तू है क्या, क्या समझती है तू अपने आप को? मैं तो जो हूँ सो हूँ, तू क्या है अपने आप में भाभी? अभी तक तुम एक पत्नी थी और एक माँ थी, पर आगे तुझे मैं बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। तू अभी के अभी मेरे कमरे से निकल जा। तुझे तो अच्छे से देख लूंगी भाभी मैं। अरे जाना, तू क्या मुझे देख लेगी, तुझे तो मैं देखूंगी अब। बढ़िया ही मेरे पति के लिए अपशब्द बोलने वाली। मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं और क्या करती? आपने देखा ना वो आपके लिए कितने अपशब्द बोल रही थी, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब मैं इन लोगों की दिन रात चाकरी नहीं करूंगी, अब मुझे अपने लिए कोई काम ढूंढना है। आपने देखा ना, इसने दूध का गिलास छीन लिया मेरे हाथ से, पर अगर ये दूध का गिलास मेरी कमाई का होता तो क्या इसकी हिम्मत होती कि मेरे हाथ से दूध का गिलास छीन लेती है? इस घर में मैं कितना भी काम कर लूँ, फिर भी मैं आपको 1 गिलास दूध पिलाने की हकदार नहीं हूँ। अगर मैं यही काम बाहर करूँगी तो मुझे उसके पैसे भी मिलेंगे और मेरा सम्मान भी होगा। कम से कम मैं सिर उठा के तो जी पाऊंगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं बाहर कोई काम कर सकूं। मैं समझ गई, आपने मुझे इजाज़त दे दी ना। और बहुत ढूंढने के बाद इस तरह अर्चना को एक घर में खाना बनाने का काम मिला, और आप तो जानते हैं कि अर्चना खाना बनाने में बहुत माहिर थी, और एक एक करके उसे इस तरीके से कई घरों में काम मिल गया। अब अर्चना की धीरे धीरे ठीक ठाक कमाई होने लगी, और उसने उन पैसों से एक किराए का घर खरीदा और अपने पति को और अपने बच्चे को वहाँ शिफ्ट कर दिया। अरे वाह, आपकी तबीयत में तो काफ़ी सुधार है। आप देखना, आप बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपको पता है, मैंने अपने गोलू का बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करा दिया है। ठीक है, तो मैं लेट हो रही हूँ, मुझे काम पे भी जाना है। आप अपना अच्छे से ध्यान रखना।
मैं दोपहर को आके आपको फिर खाना खिला जाऊंगी। वैसे 1-2 घंटे में गोलू भी स्कूल से आने वाला है, काफी मदद तो वही करा देगा आपकी। और हाँ, मेरे पीछे से आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। वो कहते हैं ना, हमेशा अच्छाई की जीत होती है। अर्चना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अर्चना का बनाया हुआ खाना लोगों को इतना अच्छा लगने लगा कि उसे मुंह मांगे पैसे देने लगे। अब तो अर्चना दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की करने लगी। और धीरे धीरे अर्चना ने एक यूट्यूब चैनल भी खोल लिया, जिसमें वो खाने की वीडियो बना के डालने लगी। और धीरे धीरे उसका चैनल ग्रो कर गया। अब तो वो यूट्यूब से भी कमाने लगी। पैसे की तो जैसे अब अर्चना पे बारिश होने लगी। लक्ष्मी माता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उधर अर्चना की ससुराल में मुसीबतों ने जैसे दस्तक देनी शुरू कर दी। अर्चना और प्रदीप के जाते ही जैसे हमारे तो बुरे दिन शुरू हो गए। मेरे कार्तिक की और बहू की दोनों की नौकरी छूट गई। और अब मिल भी नहीं रही कहीं नौकरी। पता नहीं क्या हो गया। अब तो पैसों की इतनी किल्लत हो गई है कि घर में दूध आना ही बंद हो गया है। मैं तो 1 कप चाय के लिए भी तड़पती हूँ। इस समय घर में इतना भी दूध नहीं है कि मैं 1 कप चाय बना सकूं। थोड़ा बहुत दूध आता भी है तो बहू अपनी चाय बना के पी लेती है। ये आप किचन में क्या कर रही है माँ जी? बहू, वो चाय पीने आई थी मैं, पर मैंने देखा किचन में तो दूध ही नहीं है, तो मैं चाय कैसे बनाऊं? माँ जी, आपको तो पता है ना पैसे की कितनी किल्लत है इस समय। हमारे पास तो दूध मंगाने के भी पैसे नहीं है। इसलिए माँ जी, जब तक हम लोगों को नौकरी न मिल जाए, आपको अपनी ये चाय की लत छोड़नी होगी। बहू, आज तो कार्तिक किसी नौकरी की तलाश में गया है ना, उसे नौकरी मिल गई। वहाँ आपको कहीं नौकरी आज मिली या नहीं? जहाँ भी जाता हूँ कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही मुझे। मतलब आज भी नौकरी नहीं मिली तुम्हें? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे तो रोटी खाने के भी लाले हो जाएंगे। मेरी तो किस्मत फूट गई तुम जैसे भिखारियों के यहाँ शादी करके। ये तो कैसी बातें कर रही हो? कहे जरा सोच समझ के तो बोल। आप तो बीच में नहीं बोले ना तो ज्यादा अच्छा है। आप जब अपनी बड़ी बहू की सगी नहीं हुई जिसने आपकी इतनी सेवा की, तो आप मेरी क्या सगी होंगी? इसलिए माँ जी, आप और रचना इस घर से निकल जाइए। कार्तिक, ये बहू क्या बोल रही है? तूने देखा ना, हमें घर से निकलने के लिए बोल रही है। और तू देख के भी खड़े होकर सुन रहा है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा बहू को? क्या हुआ कार्तिक, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? घर से तो माँ सबको ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से घर की EMI भी नहीं गई है। भैया थे तब भैया ही भरते थे EMI वगैरह। अब मेरी तो जब से नौकरी लगी है तब से मैंने EMI भी नहीं भरी है। बैंक वाले कभी भी इस घर को जब्त कर सकते हैं। इसलिए माँ, अच्छा यही होगा आप और रचना अपना रहने का कहीं और इंतजाम कर लें। ये तू क्या कह रहा है कार्तिक? मैं अपनी जवान लड़की को लेकर कहाँ जाऊंगी इस बुढ़ापे में? मैं कार्तिक को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। पर हाँ माँ जी, आपकी और रचना की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आप एक काम कीजिए माँ जी, आप ना भाभी के पास चली जाइए। मैंने सुना है इन दिनों तो भाभी बहुत पैसे कमा रही है। बहुत अच्छा घर भी ले लिया है उन्होंने। सुरभि बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, शायद यही सही होगा। आप दोनों भाभी के पास चली जाओ। मुझे लगता है अब तो वहीं जाना पड़ेगा। भैया की इतनी कम तनख्वाह होने के बाद भी इतने बुरे हालातों का सामना तो हमने कभी नहीं किया माँ। इसीलिए तो कार्तिक, जब तेरी तनख्वाह देखी ना तो मैं तो जैसे आसमान पे उड़ने लगी। पर भगवान ने मुझे आसमान से ऐसा पटका और मैं धरती पे ऐसे गिरी कि मैं तो संभलने के काबिल भी नहीं रही। सचमुच मेरी बड़ी बहू लक्ष्मी थी लक्ष्मी। इतनी कम तनख्वाह के बाद भी घर के सब लोगों का कितने अच्छे से ध्यान रखती थी। किचन में खाने पीने की कभी कमी नहीं हुई। और मैंने क्या किया? मैंने दोनों को बड़े आसानी से इस घर से जाने दिया, एक बार भी नहीं रोका। कितना बीमार था वो, उसे मेरी कितनी जरूरत थी, पर मैंने कभी प्यार से उसके सिर पे हाथ नहीं फेरा। बहू, तूने जो बड़ी बहू के हाथ से दूध का गिलास छीना था ना, तेरी उसी गलती की सजा आज हम सब भुगत रहे हैं। कैसे दिन देख रहे हैं हम। आज हमारे पास चाय पीने तक के लिए दूध नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी। माँ, अगर भाभी से हम मदद मांगे तो क्या वो हमारी मदद करेंगी? पर मैं भाभी से किस मुंह से मदद मांगू? मैंने तो उनका साथ तब छोड़ दिया था जब उन्हें मेरे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बड़े भैया ने जिंदगी भर मेरी पढ़ाई लिखाई पे पैसा खर्च किया, पर मैंने क्या किया? उनके बच्चे की 1 महीने की फीस नहीं भर पाया मैं। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है कार्तिक। शायद आप सबको तो बड़ी भाभी माफ भी कर दें, पर मुझे तो वो कभी माफ नहीं करेंगी। मैंने काम ही ऐसे किए। मुझे मेरी बड़ी बहू के पास छोड़ा कार्तिक, मैं उससे माफी मांग लूंगी। मैं और रचना आज ही जा रहे हैं उसके पास। सचमुच भाभी, आपने दिखा दिया कि आप क्या हो। अर्चना, मुझे तुम पे गर्व है। तुमने वाकई अपने आप को साबित करके दिखा दिया। अगर आपका साथ नहीं होता ना तो मैं कुछ नहीं कर पाती। तुम तो उन सब औरतों के लिए एक मिसाल हो, प्रेरणा हो, जो हिम्मत हार चुकी हैं। माँ जी, रचना दीदी, आप लोग यहाँ पे? आप यहाँ क्यों आई हैं माँ? आप अपने कार्तिक बेटे के पास रहिए। मुझे माफ कर दे प्रदीप। छोटे बहू बेटे का तो खुद ही रहने का ठिकाना नहीं है, तो वो हमें क्या रखेंगे? वो तो बहुत बुरे दिनों का सामना कर रहे हैं प्रदीप। और मैं तेरी जवान बहन को लेके कहाँ जाऊँ? अब मैं तेरे आसरे हूँ प्रदीप। अब तुझे जैसा अच्छा लगे तू वैसा कर ले। या तो हमें यहाँ रहने दे या धक्के मार के निकाल दे। और हाँ, मैं यहाँ रह के अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। ये घर अर्चना का है माँ। अगर अर्चना आपको यहाँ रहने की परमिशन देती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये घर आपका है, जैसा भी आपको ठीक लगे आप ऐसा ही कर लो। तुमने एक बार फिर मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया इन दोनों को माफ करके। देखा माँ आपने, इंसानियत इसे कहते हैं।
भाभी मुझे और माँ को माफ कर दो। मेरे साथ आपने जो भी किया उसे तो मैं माफ कर भी दूं, पर आपने जो मेरे पति के साथ किया उसे मैं कैसे भूलूं, उसे कैसे माफ कर दूं। पर हाँ, उसके बावजूद भी आप यहाँ रह सकते हो।